Raising Lami 18 November को क्या हुआ था? मैं चाहता हूँ कि ये कहानी सच हो, लेकिन बिना किसी सबूत के कैसे? हम चीन की तरफ से होने वाले हमले की तैयारी में जुटे थे। पारा -24 डिग्री के भी नीचे। सिर्फ एक मेजर साहब थे जो ठंड से बेखबर थे। उनके अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। शैतान। मेरे पिताजी ने कहा था, ये वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बलिदान भी मत थी। आज वो वक्त आ गया। मुझे आखिरी गोली, आखिरी कदम और खून की आखिरी बूंद तक लड़ना मंजूर है, मगर पीछे हटना नहीं। हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर खुश आमदीद। आज हम 120 बहादुर फिल्म की वजाहत करने वाले हैं। ये फिल्म एक हकीकी जंग की कहानी है। उन फौजियों की कहानी जिन्होंने मौत को भी शर्मिंदा कर दिया। मौत भी उनकी जान लेने में शर्म महसूस करती। फिल्म एक गहरा पैगाम देती है कि फौजी की वर्दी सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि कुर्बानी भी मांगती है। जो भी फौजी बॉर्डर पर जाता है वो जानता है कि उसकी वर्दी किसी भी वक्त हिम्मत के साथ साथ कुर्बानी भी मांग सकती है। फिर भी हमारे जवान मलिक के लिए सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। आज हम देखेंगे कि उन 120 बहादुर जवानों ने आखिर किया क्या। कहानी 1962 से शुरू होती है, जब अक्टूबर में चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया। आहिस्ता आहिस्ता वो लद्दाख के मजीद इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। चीन को पता था कि अगर लद्दाख का एयरबेस उनके हाथ लग गया तो जम्मू पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। यहीं से 120 बहादुर जवानों की कहानी शुरू होती है। 18 नवंबर को एक फौजी बर्फानी तूफान में दूर से दौड़ता हुआ एक जरूरी पैगाम लेकर आता है। वो इतना थका हुआ होता है कि रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। भारतीय फौज उसे अस्पताल ले जाती है। होश में आने के बाद वो कर्नल से मिलता है और अपनी कंपनी के बारे में पूछता है, लेकिन सदमे की वजह से उसकी हालत ठीक नहीं होती। डॉक्टर उसे सलाह देता है ताकि वो आराम कर सके। फिर उसका माजी दिखाया जाता है। रामचंद्र 3 दिन पहले ही हेड क्वार्टर से मैदान जंग में आया था। वो चार्ली कंपनी का नया रेडियो ऑपरेटर था, जिसे फील्ड का कोई तजुर्बा नहीं था। यहाँ की सख्त बुलंदी और सर्दी से लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। चार्ली कंपनी के फौजी ज्यादा डिसिप्लिन वाले नहीं थे। वो लोग जो हमेशा मजाक, पहलवानी और लड़ाई में लगे रहते थे। मेजर डेवल, जो कंपनी के लीडर थे, उन्हें डिसिप्लिन और फौजी की असल जिम्मेदारी समझ आते हैं। मेजर डेवल का नाम यूं नहीं पड़ा था। वो इंतहाई ज़हीन, बहादुर और तजर्बाकार फौजी थे। उन्होंने हुआ के रख का फायदा उठाकर चीन के स्नाइपर को मार गिराया था। रामचंद्र चार्ली कंपनी में आज एडजस्ट हो रहा होता है। सभी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं क्योंकि ज्यादातर एक ही गांव से होते हैं। मेजर डेवल उन्हें डिसिप्लिन और इतिहाद का दर्स देते हैं। मकामी लोगों से मेजर डेवल को पता चलता है कि 2 दिन में बड़ा तूफान आने वाला है। उनके ख्याल में चीन इस तूफान का फायदा उठाकर रीजिंग ला से हमला करेगा। मेजर कंपनी को वहां ले जाने की इजाजत मांगते हैं और उन्हें इजाजत मिल भी जाती है। रात को सब फौजी अपने घर वालों को याद कर रहे होते हैं। मेजर डेवल अपनी बीवी सगंधा को याद करते हैं, जो हमेशा अपने शोहर की फौजी ड्यूटी पर फख्र करती रही। अगले दिन चीन के लीडर्स अपने फौजियों को हुक्म देते हैं कि चोशल एयरबेस को 3 दिन में कब्जा करना है, क्योंकि जंग बंदी का ऐलान जल्द होने वाला था। मेजर डेवल रीजिंग ला पहुंचकर अपनी कंपनी को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं ताकि ज्यादा इलाका कोर हो सके। इनका रेडियो कनेक्शन टूट चुका होता है। मौसम बिगड़ रहा होता है। फिर एक दिन गांव में धमाका होता है। मेजर देखते हैं कि चीन के फौजियों ने पूरे गांव वालों का कत्ल कर दिया है। और फिर वो देखते हैं कि चीन की पूरी फौज 3000 फौजी भारी हथियारों के साथ उनकी तरफ बढ़ रही है। कर्नल और ब्रिगेडियर उन्हें वापस आने को कहते हैं, लेकिन मेजर डेवल कहते हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। उनके पास सिर्फ 120 फौजी होते हैं। ये एक खुदकशी मिशन जैसा था। रात को रामचंद्र पूरी कहानी सुनाता है। भारत में जंग बंदी हो जाती है, लेकिन लद्दाख में होने वाली जंग के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं होता।
रामचंद्र बताता है कि उस रात दर्जा हरारत -24 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका था। हुआ जिस्म को काट रही थी। चीनी फौज ने मुशालें बांधकर भीड़ें छोड़ दी थीं ताकि भारतीय फौजी उन्हें जानवर समझकर गोली चला दें, लेकिन लिस्टनिंग पोस्ट पर मौजूद सिपाही ने जानवर की खुशबू पहचान ली और फायर न किया। फिर 15 से 22 चीनी फौजी उसी रास्ते से आए और जंग शुरू हो गई। लिस्टनिंग पोस्ट तबाह हो गई। एक फौजी ने खुद को बारूदी मवाद से उड़ाकर दुश्मन को रोका। मेजर ड्यूअल ने पहाड़ों का फायदा उठाया, पत्थर गिराकर कई दुश्मनों को मार डाला, लेकिन असल फौज अभी आना बाकी थी। तूफान शुरू हो गया, रेडियो बंद हो गया, गोलियां कम थीं और दुश्मन 3000। फिर दुश्मन ने बड़ा हमला शुरू किया। पहली प्लाटून ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन के भारी हथियारों ने उन्हें शहीद कर दिया। मेजर दूसरी प्लाटून के पास गए। तीसरी प्लाटून को हुक्म दिया कि दुश्मन के बड़े गन तोड़ दें। एक एक करके भारतीय फौजी शहीद होते गए। गोलियां खत्म हो गईं। जवान हाथों से लड़ते रहे, दबाकर मारते रहे, लेकिन पीछे ना हटे। दुश्मन कमांडर ने मेजर को गिराने को कहा ताकि बाकी फौजी रख जाएं, लेकिन भारतीय फौजियों ने मेजर को ढाल बनाकर बचाने की कोशिश की। रामचंद्र कहता है कि उसने कभी किसी को नहीं मारा, मगर फिर भी वो मेजर के साथ रहना चाहता था। मेजर ने उसे हुक्म दिया कि वो चोशल जाकर सबको पूरा वाकया बताए। 120 बहादुर जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने चीन के 1000 फौजी मार डाले। चीन को एहसास हो गया कि आगे बढ़ना नामुमकिन है। वो पीछे हट गए और अपने मुर्दा फौजियों को भी साथ ले गए ताकि दुनिया को इल्म ना हो सके। वो इलाका बर्फ से जम चुका था, इसलिए कई दिन तक कोई सबूत नहीं मिला। 3 महीने बाद जब बर्फ पगली तो 120 बहादुर जवानों की लाशें मिले। इन्हें मुकम्मल इज्जत और एजाज के साथ दफन किया गया। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।